बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी। इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट पॉलीमर्स की क्रिस्टलिनिटी की बात करेंगे। पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी। The crystalline state may exist in polymer materials because it involves molecules instead of just atoms or ions. As with metals and ceramics, the atomic arrangement will be more complex for polymers. Polymers के अंदर चूँकि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स और आयंस नहीं होते जैसा कि मेटल्स और सिरामिक्स में होते हैं, लिहाजा पॉलीमर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी। वी थिंक ऑफ polymer crystallinity as the packing of molecular chains to produce an ordered atomic array। जिस तरह मेटल्स और सिरामिक्स के अंदर एटॉमिक ऑर्डर्ड एरे मौजूद होती है, इसी तरह पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी एक पॉलीमर चेन्स की पैकिंग है। पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स के चेन्स की पैकिंग को हम कहते हैं कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स की पैकिंग अगर एटॉमिक अरे जैसी हो जाएगी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बी स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ यूनिट सेल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तो यूनिट सेल से ही हम स्पेसिफाई करते हैं, और अगर ये एटम्स और आयंस का यूनिट सेल होगा तो वो बिल्कुल सिंपल सा होगा। लेकिन हम तो पॉलीमर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, लिहाजा पॉलीमर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर चेन्स इन यूनिट सेल ऑफ पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन एक सिंपल मॉलिक्यूल है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को आप देख सकते हैं और एक यूनिट सेल दिखाया गया है। ये कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ पर दिखाई गई है यूनिट सेल की फॉर्म में, और इसमें एटम्स और आयंस की बजाय यहाँ पर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये यूनिट सेल से एक्सटेंड भी कर रहे हैं। फिगर शोज द यूनिट सेल फॉर पॉलीएथिलीन and its relationship to the molecular chain structure. This unit cell has orthorhombic geometry। इसकी ज्योमेट्री अगर आप देखें तो इसकी ज्योमेट्री बनती है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री में पॉलीएथिलीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका यूनिट सेल दिखाया गया है। और पॉलीएथिलीन का जो यूनिट सेल है वो ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री की फॉर्म में है, और इस ज्योमेट्री में आप पॉलीएथिलीन के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं कि वो कैसे अरेंज किए हुए हैं या कैसे अरेंज्ड हैं। और इसमें यूनिट सेल की डायमेंशंस भी दी हुई हैं। एक डायमेंशन ये दी हुई है 0.741 नैनोमीटर, दूसरी डायमेंशन 0.494 नैनोमीटर है और तीसरी डायमेंशन 0.255 नैनोमीटर है। तो इस ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में आप पॉलीएथिलीन के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स द चेन मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड द यूनिट सेल एज शोन इन द फिगर। तो जो चेन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सटेंड भी कर रहे हैं यूनिट सेल से, और यहाँ नज़र भी आ रहा है कि ये जो चेन मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिट सेल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है यूनिट सेल की वो ऑर्थोरोम्बिक ही है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैविंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर और मेथीन होता है, और नॉर्मली आइदर टोटली क्रिस्टलाइन एज सॉलिड्स और टोटली अमॉर्फस। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, जैसे वाटर है या मीथेन है। इस तरह के जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है या तो वो टोटली क्रिस्टलाइन होगी या फिर टोटली अमॉर्फस होगी। एज ए consequence ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड देयर complexity, polar molecules are often only partial crystalline or semi-crystalline।
चूँकि मॉलिक्यूलर साइज़ काफ़ी बड़ा होता है पॉलीमर्स के अंदर और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लिहाजा पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्शियली क्रिस्टलाइन होंगे या फिर सेमी क्रिस्टलाइन होंगे, हैविंग क्रिस्टलाइन रीजन डिस्पर्स्ड विद इन द रिमेनिंग अमॉर्फस मटेरियल। इसके अंदर पॉलीमर के अंदर दो फेज़ होंगे, एक अमॉर्फस फेज़ होगा, एक क्रिस्टलाइन फेज़ है। जो क्रिस्टलाइन फेज़ है वो अमॉर्फस फेज़ के अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, यानी कोई भी पॉलीमर जो है वो 100% 100% क्रिस्टलाइन नहीं होगा, वो पार्शियल क्रिस्टलाइन होगा या सेमी क्रिस्टलाइन होगा, और वो 0% से ले और उसकी जो क्रिस्टलिनिटी है वो 95% से लेस होगी। Any chain disorder or misalignment will result in an amorphous region. Amorphous region के अंदर जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो डिसऑर्डर फॉर्म में होंगी, मिसलाइंड होंगी, डिसऑर्डर फॉर्म में होंगी, लेकिन क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर वही जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगी। Amorphous regions are fairly common in polymers because twisting, kinking and coiling of the chain prevent the strict ordering of every segment of every chain. अमॉर्फस रीजन की वो बता रहा है, पॉलीमर्स के अंदर जो अमॉर्फस रीजन है उसकी रीजंस हैं उन लॉन्ग चेन्स का ट्विस्ट होना, लॉन्ग चेन्स के अंदर किंकिंग होना, लॉन्ग चेन्स का कॉइल फॉर्म में होना, उसकी जो ट्विस्टिंग है, किंकिंग है, कॉइलिंग है, ये उसको ऑर्डर में नहीं आने देती। लिहाजा अमॉर्फस रीजन हैं ये कॉमन है पॉलीमर्स के अंदर, क्योंकि पॉलीमर की जो चेन्स हैं इसमें ट्विस्टिंग होती है, किंकिंग होती है और कॉइलिंग होती है, जो कि उसको पॉलीमर चेन्स को ऑर्डर फॉर्म में नहीं लेके आने देती। लिहाजा अमॉर्फस रीजन पॉलीमर का एक इंटीग्रल पार्ट है। द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी may range from complete amorphous to almost entirely crystalline. डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी 0 और 95 के दरमियान होगी, ना तो वो प्योरली 0% का मतलब है प्योरली अमॉर्फस होगा। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी में रेंज फ्रॉम कम्प्लीटली अमॉर्फस, या तो पॉलीमर कम्प्लीटली अमॉर्फस होगा, 0% क्रिस्टलिनिटी 0% होगी, टू आलमोस्ट इंटायरली 95% क्रिस्टलाइन होगा, या तो पॉलीमर प्योर अमॉर्फस होगा या 95% क्रिस्टलाइन होगा। पॉलीमर के अंदर अमॉर्फस रीजन लाजमी तौर पे होगा, यानी सेमी क्रिस्टलाइन होगा या पार्शियल क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन टोटली या फुली क्रिस्टलाइन नहीं होगा। इन कंट्रास्ट मेटल स्पेसिमेंस are almost always entirely crystalline, whereas many ceramics are either totally crystalline or totally non-crystalline. जो मेटल्स हैं वो इंटायरली क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि सिरामिक्स या तो टोटली क्रिस्टलाइन होंगे या टोटली नॉन क्रिस्टलाइन होंगे, यानी अमॉर्फस होंगे। सिरामिक्स या तो क्रिस्टलाइन होंगे या अमॉर्फस होंगे, और ज़्यादातर मेटल जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर एनालॉगस टू टू फेज मेटल अलॉय। सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल को मेटल अलॉय से भी आप तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि टू फेज़ मेटल अलॉय के अंदर क्योंकि मेटल अलॉय के अंदर भी 2 फेज़ है और पॉलीमर के अंदर भी 2 फेज़ है। पॉलीमर में एक फेज़ अमॉर्फस फेज़ है और दूसरा फेज़ क्रिस्टलाइन फेज़ है। द डेंसिटी एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर will be greater than an amorphous one of the same kind. डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्रिस्टलाइन पॉलीमर के ग्रेटर होंगे, यानी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्रिस्टलाइन पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अमॉर्फस पॉलीमर ऑफ द सेम काइंड, क्योंकि
क्रिस्टलाइन पॉलीमर के अंदर जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हैं। जब वो ऑर्डर फॉर्म में होंगे, तरतीब से होंगे, तो फिर उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा और वो क्लोजली पैक्ड होंगे। बिकॉज द चेन्स आर मोर क्लोजली पैक्ड टुगेदर फॉर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉलीमर चेन्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी by weight may be determined using this formula। परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी निकालने का ये फार्मूला है जो फिगर में दिखाया गया है, और इसमें रो सी, रो एस और रो ए तीन इसके अंदर पैरामीटर्स लिए गए हैं। और इसमें रो एस तो डेंसिटी ऑफ द स्पेसिमेन है जिसकी हमने परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी निकालनी है, उसकी डेंसिटी, और रो सी का मतलब है डेंसिटी ऑफ द टोटली क्रिस्टलाइन फेज, where rho s is the density of specimen for which the percentage crystallinity is to be determined। इसमें rho s दिया हुआ है, ये उस मटेरियल की डेंसिटी है जिसकी हमने क्रिस्टलिनिटी निकालनी है। रो ए इज़ द डेंसिटी ऑफ टोटली अमॉर्फस पॉलीमर। वही जो पॉलीमर है अगर वो टोटली अमॉर्फस हो तो उसकी कितनी डेंसिटी होती है, उसे रो ए के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। एंड रो सी इज़ द डेंसिटी ऑफ द टोटली क्रिस्टलाइन पॉलीमर। रो सी उसी क्रिस्टलाइन, वही पॉलीमर अगर टोटली क्रिस्टलाइन होगा तो उसकी डेंसिटी को रो सी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर वो टोटली अमॉर्फस होगा तो उसकी डेंसिटी को रो ए से रिप्रेजेंट किया गया है, और रो एस उस मटेरियल की, उस पॉलीमर की डेंसिटी है। और ये रो ए और रो सी की जो वैल्यूज़ हैं ये लिटरेचर से मिल जाती हैं, तो लिटरेचर से वैल्यू पुट कर दे रो ए, रो सी और रो एस की, तो आप परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। The degree of crystallinity of polymer depends on the rate of cooling during solidification और chain configurations। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग जितना कम होगा, स्लो होगा ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, तो परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी उतनी इंक्रीज़ कर जाएगी। और दूसरा चेन कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी डिपेंड करती है। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अपॉन कूलिंग थ्रू द मेल्टिंग टेम्परेचर, एक पॉलीमर को कूल किया जा रहा है और मेल्टिंग टेम्परेचर से कूल किया जा रहा है, यानी एक पॉलीमर को मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके गए हैं और मेल्टिंग टेम्परेचर से फिर उसको कूल डाउन कर रहे हैं, और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज नहीं कर दिया हमने उस पॉलीमर का कि वो डिग्रेडेशन टेम्परेचर को पहुंच जाए। तो डिग्रेडेशन टेम्परेचर से पहले थोड़ा कम टेम्परेचर आपने रखना है, तकरीबन मेल्टिंग टेम्परेचर तक लेके जाना है। मेल्टिंग टेम्परेचर से जब हम कूल करेंगे तो ये जो कूलिंग रेट है जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्टलिनिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, उतनी ज़्यादा परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा होगी। During crystallization upon cooling through the melting temperature, the chains, which are highly random and entangled in viscous liquid, must assume an ordered configuration। मेल्टिंग टेम्परेचर पर चूँकि पॉलीमर विस्कस लिक्विड की फॉर्म में होता है और उनकी जो चेन्स हैं, पॉलीमर की जो चेन्स हैं वो हाईली रैंडम फॉर्म में होंगी और काफ़ी ज़्यादा इंटेंगल्ड होंगी, काफ़ी ज़्यादा उलझी होंगी। मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर पॉलीमर चेन्स इंटेंगल्ड होंगी, उलझी हुई होंगी और काफ़ी रैंडम स्टेट में होंगी। मस्ट अज्यूम एन ऑर्डर्ड कॉन्फ़िगरेशन। During crystallization upon cooling through the melting temperature, the chains which are highly random and entangled in viscous liquid
must assume an ordered configuration. जब आप पॉलीमर को मेल्टिंग टेम्परेचर से कूल करते हैं तो उसकी जो चेन्स जो हाईली इंटेंगल्ड होती हैं, आपस में उलझी हुई होती हैं और हाईली रैंडम फॉर्म में होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्ड कन्फिग्रेशन में आना शुरू कर देती हैं. टू लेट द मॉलिक्यूलर चेन्स इन ऑर्डर्ड फॉर्म sufficient time must be allowed for the chain to move and align themselves. अगर आप चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर चेन्स इंतहाई ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएं तो उनके लिए काफ़ी टाइम चाहिए ताकि वो अपने आप को अलाइन कर लें, मूव करके अपने आप को अलाइन कर लें. इसका मतलब है कि उसका जो कूलिंग रेट है वो बहुत स्लो होना चाहिए. स्लो कूलिंग रेट होगा तो उसको सफिशेंट टाइम मिलेगा पॉलीमर को ताकि उसकी जो चेन्स हैं वो ऑर्डर फॉर्म में आ सके. क्रिस्टलाइजेशन इज़ नॉट फेवर्ड इन पॉलीमर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ केमिकली कॉम्प्लेक्स रिपीट यूनिट्स. जैसे पॉली आइसोप्रीन है. पॉली आइसोप्रीन के अंदर जो रिपीट यूनिट्स हैं वो काफ़ी केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, लिहाजा इस तरह के पॉलीमर्स के अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन है वो आसानी से नहीं होती. क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रांगली फेवर्स इन केमिकली सिंपल पॉलीमर्स सच एज पॉलीएथिलीन इवन फॉर वेरी रैपिड कूलिंग रेट. और उन पॉलीमर्स में जो सिंपल पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि पॉलीएथिलीन है, क्रिस्टलाइजेशन उनको स्ट्रॉन्गली फेवर करती है. अगर उसका कूलिंग रेट फास्ट भी हो तब भी उसके अंदर बहुत अच्छी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती हैं. ऐसे पॉलीमर्स जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनके रिपीट यूनिट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे पॉली आइसोप्रीन है, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फेवर नहीं करता. चाहे उसका जो कूलिंग रेट है वो काफ़ी कम भी हो, फिर भी उसके अंदर खातर खा क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती. For linear polymers, crystallization is easily accomplished because there are few restrictions to prevent chain alignment. लीनियर पॉलीमर्स के अंदर क्रिस्टलाइजेशन आसानी से हो जाती है क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. इनकी जो चेन्स हैं वो बिल्कुल लीनियर होती हैं, सिंपल सी होती हैं, लिहाजा वो अपने ऑर्डर फॉर्म में आने के लिए उसे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की सामना नहीं करना पड़ता. दूसरी तरह के पॉलीमर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रांच पॉलीमर्स. दीज आर नेवर हाईली क्रिस्टलाइन बिकॉज एक्सेसिव ब्रांचिंग में प्रिवेंट एनी क्रिस्टलाइजेशन व्हाटसोएवर. ब्रांच पॉलीमर के अंदर जो ब्रांच पॉलीमर्स हैं वो हाईली क्रिस्टलाइन नहीं होते. लीनियर पॉलीमर्स हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रांच पॉलीमर हाईली क्रिस्टलाइन नहीं होते क्योंकि उनकी जो ब्रांचेस हैं वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रेजिस्ट करती हैं. कुछ नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स भी होते हैं. मोस्ट नेटवर्क एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आर ऑलमोस्ट टोटली अमॉर्फस because the cross links prevent the polymer chains from rearranging and aligning into a crystalline structure. तीसरी तरह के जो पॉलीमर्स हैं जो कि नेटवर्क पॉलीमर्स हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं, वो टोटली अमॉर्फस होते हैं क्योंकि उसके जो क्रॉस लिंक्स हैं वो पॉलीमर चेन्स को रीअरेंज और एक ऑर्डर फॉर्म में आने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती हैं. लिहाजा इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं, लिहाजा नेटवर्क एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं वो अमॉर्फस फॉर्म में होते हैं. लीनियर पॉलीमर्स प्योरली गुड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. लीनियर पॉलीमर्स गुड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. ब्रांच पॉलीमर्स जो हैं वो अच्छे हाईली क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते. नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स टोटली अमॉर्फस होते हैं. For copolymers, the most irregular and random the repeat unit arrangement, the greater the tendency for developing non-crystallinity. कोपोलीमर में जितने ज़्यादा इरेगुलर और रैंडम मोनोमर्स होंगे या रिपीट यूनिट्स होंगे
उतनी ज़्यादा नॉन क्रिस्टलाइन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, नॉन क्रिस्टलाइन होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। फॉर अल्टरनेटिंग एंड ब्लॉक कोपोलीमर देयर इज़ सम चांस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पॉलीमर की दो क्लासेस जिसमें अल्टरनेटिव पॉलीमर्स हैं, ब्लॉक पॉलीमर्स हैं, इनके अंदर क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस हैं। और जो दूसरी दो टाइप्स हैं इसमें कोपॉलीमर्स में, वो हैं जी रैंडम और ग्राफ्ट पॉलीमर्स। तो ये नॉर्मली अमॉर्फस होते हैं। Physical properties of polymeric materials are influenced by the degree of crystallinity. डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स स्ट्रॉन्गर हैं एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट टू डिज़ोल्व एंड सॉफ्टनिंग बाय हीट। और ये आसानी से डिज़ोल्व भी नहीं होते, नरम भी नहीं होती, और ये आसानी से सॉफ्टन भी नहीं होते बाय हीट ट्रीटमेंट।